कांग्रेस का जब चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में हो रहा था तो उस समय भी मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि ये चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है। चिंता शिविर किस चीज़ का? राष्ट्र का नहीं। ये चिंता शिविर है कि अब अगर कुछ दिन और सत्ता से बाहर रहे तो भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार करने को तो मिल नहीं रहा है। तो ये जो कार्यकर्ता हैं उनको कब तक उनसे बंधे रहेंगे? कांग्रेसी तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, वो वहीं रहेंगे जहां पर उन्हें शक्कर मिलेगा, चीनी मिलेगी। जहां नहीं मिलेगी वहां से वो चलते बनेंगे। तो ये स्थिति थी। और उसमें भी सोने पर सुहागा जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, और उसने जो जो निर्णय लिए, हमने उस समय भी कहा था कि ये क्या है कि रोग कुछ और है और ये उसका उपचार कहीं और खोज रहे हैं। एक वो किसी कवि ने कहा है ना कि जिंदगी भर में एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही है जो जहाँ प्रॉब्लम कहाँ है इन्हें पता नहीं चल पा रहा है। और ये विभिन्न अपना कृषि से, उद्योग से, इधर उधर अपना कमिटियाँ बना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए। बात वहाँ नहीं है। बात यह है कि सबसे ऊपर से जहाँ प्रॉब्लम कहाँ है वो नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में। शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी को इसको शीर्ष नेता माना जाता है, और वो क्या है? एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। और रिलक्टेंट ही नहीं, एक्चुअली सच पूछिए तो उनमें राजनीति करने की क्षमता ही नहीं, न राजनीतिक समझबूझ है, न उनमें राजनीति करने की क्षमता है। अब किसी एक आदमी को उसकी क्षमता से ज़्यादा बोझ डालिएगा तो क्या होगा? जितना उसकी क्षमता उतना ही करेगा ना। तो उनका कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, भाषण से, उनकी विचारधारा से सोचिए। एक राष्ट्रीय दल का नेता जब 370 खत्म हुआ था तो बाहर आके, वो मीटिंग से बाहर आके क्या बोले थे? वहां पर पूरा मार काट मचा हुआ है, सेना लोगों को मार रही है, हत्याएं कर रही है, कत्लेआम मचा हुआ है। सोचिए, एक सिंपल एक वानगी है ये। बात वही नहीं है। उनका कोई भी भाषण उठा कर लीजिए, वो एक्चुअली राजनीति करने के लिए नहीं बने हैं। और उसका जो साइड इफेक्ट था चिंतन शिविर का अब दिखने लगा है। सबसे पहले जो पंजाब के थे सुनील जाखड़, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। और आपको समझना होगा सुनील जाखड़ का जो राजनीतिक जो फैमिली है वो राजनीतिक फैमिली है। बलराम जाखड़ बहुत दिनों तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे, उनके ही सुपुत्र हैं सुनील जाखड़। और सुनील जाखड़ एक पढ़ा लिखा जनाधार वाला एक ईमानदार नेता। इसके पहले वो कल एक्चुअली भाजपा में तो कल शामिल हुए, लेकिन हमने उनका वीडियो और उनके बारे में बहुत पहले ही कहा था कि एक अच्छा जनाधार वाला, एक बहुमुखी प्रतिभा वाला नेता को कांग्रेस खोने जा रही है। खैर, ये उनका आंतरिक मामला, उससे हमें क्या लेना देना है ना। लेकिन जो हमारा विश्लेषण करने का ये था कि जो चिंतन शिविर कर रहे थे उसके बाद उसका साइड इफेक्ट देखिए। सुनील जाखड़ गए, अभी हार्दिक पटेल का जो है वो कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी हम नहीं कह सकते कि वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन एक बात निश्चित, अब इनके बारे में समझिए। मीडिया भी कैसे किसी को ऊपर चढ़ाती है और कैसे नीचे गिराती है, उसका एग्जाम्पल। मोदी विरोधी तो है मीडिया, बहुत सारी, एक मेजोरिटी, सब तो नहीं, लेकिन एक घड़ा है जो मोदी कुछ भी करेंगे तो उसका विरोध करेगा। अब 2017 का सीन याद कीजिए। उस समय सारी मीडिया को कांग्रेस के जो ये गुजरात के जो 3 युवा नेता थे उनका वो टक्कर दे रहे थे किसको? नरेंद्र मोदी को, जो उस समय भी प्रधानमंत्री थे। और उसमें एक अल्पेश ठाकुर थे। अल्पेश ठाकुर एक्चुअली वो 30 अक्टूबर को 2017 को कांग्रेस ज्वाइन किए, और उसी दिन उन्हें राधनपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया। और संजोग से उन्होंने उस सीट को जीता भी, लेकिन 2 वर्ष भी नहीं टिक पाए उस पार्टी में। और अप्रैल 2019 में उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। फिर पार्टी से नहीं, उन्होंने विधानसभा से भी त्यागपत्र दिया, स्वाभाविक है, जो नियम है। और 2019 के ही चुनाव में, अक्टूबर में जो चुनाव हुआ, अक्टूबर में वो भाजपा में शामिल हुए और फिर राधनपुर से ही चुनाव लड़ा। लेकिन बैड लक रहा, वो 3500 से वही सीट हार गए। यानी 2 साल पहले जो सीट जीते थे उस सीट को 3500 वोट से वो हार जाते हैं।
अब वो चले गए बियाबान में, हालांकि है वो भाजपा में अपने काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनका भी अभी कोई वैसा राजनीतिक वजूद जो है ना दिखता नहीं है, कोई राजनीतिक गतिविधि दिखती नहीं है। वैसे भी भाजपा एक समुद्र है, वहां पर आकर के किसी का अपना कोई वजूद दिखाना चाहे तो संभव नहीं, वो तो संगठन ही उसका ताकत है। तो आपको अगर कुछ करना है भाजपा में रहकर मान कर आइए कि इंडिविजुअल नहीं, संगठन के आधार पर आप कुछ कर सकते हैं। इंडिविजुअल आपकी कोई आइडेंटिटी वहां पर वैसी नहीं बन पाती है जनरली जो और पार्टियों में होती है। बच गए थे हार्दिक पटेल। एक्चुअली हार्दिक पटेल का एकमात्र उपलब्धि यह है कि उन्होंने गुजरात के बेरोजगार युवाओं में जो एक पाटीदार समाज जो है वहाँ का, उस पाटीदार समाज के युवाओं को उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें भी रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए लड़ना होगा। और उसी लोभ में उन युवा जो थे, जो बेरोजगार युवा थे या जो पटेल समाज के युवा थे, उनके पीछे लामबंद हो गए और उससे उनको बहुत ही बड़ा जन समर्थन मिला, जिसे जो भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया थी उन्होंने समझ लिया कि एक बहुत ही बड़ा जनाधार वाला नेता बन गए हैं हार्दिक पटेल। अब लेकिन 2017 के चुनाव में भी हार्दिक पटेल तो कुछ कर नहीं पाए, फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में अपना ये करते रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बना दिए गए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी एक ही रोना रोते रहे कि पार्टी हमें काम करने नहीं दे रही है, पार्टी के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खैर स्थिति ये हुई कि हार्दिक पटेल का भी जिस तरह से जैसे उभरे थे वैसे ही उनका जो पानी का जो बबल होता है ना, उसी ढंग से ये भी शांत हो गए। अब अभी जब चिंतन शिविर चल रहा था तो उन्हें भी आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो आए नहीं और उन्होंने अंततः कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया। अब उन्हें लगता है कि भाजपा उनको अपनी पार्टी में ले भी सकती है, क्योंकि भाजपा एक राजनीतिक दल है तो वो ले सकती है। लेकिन भाजपा को देंगे क्या जब वो अपनी लोकप्रियता के क्लाइमेक्स पर थे? उस समय तो कुछ नहीं, घाटा नहीं कर पाए भाजपा का, तो अब वो देंगे क्या? कुछ नहीं देंगे। हाँ, एक देंगे क्या, जैसे राजनीति में परसेप्शन की जो लड़ाई होती है, तो अगर वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो यही मीडिया जो है ना उनको हाईलाइट करेगी कि अब हार्दिक पटेल कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, तो इसका ये जो है ना ये टॉपिक, ये मुद्दा ही उनसे छीन लो। इसके लिए क्या है कि चलो भाई उन्हें भाजपा में शामिल कर लो। लेकिन वो अगर सोचते हैं कि भाजपा उन्हें कुछ देने वाली है, कुछ बहुत बड़ा पोस्ट कांग्रेस का अध्यक्ष जैसे बन गए, भाजपा के अध्यक्ष बन जाएंगे, तो ऐसी मूर्खता, वो शायद इसी का वेट कर रहे हैं कि भाजपा उनसे संपर्क करे और उन्हें कुछ पद का लालच दे, जो होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज है, वो जब वहां पर ये स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा था तो हार्दिक पटेल ने खुल के आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया था, और सूरत में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी में जाए, और ये हो क्या रहा है अभी की स्थिति में, वो आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों से बार्गेनिंग कर रहे हैं किधर जाएं। और मेरा निष्कर्ष है कि वो अगर आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो शायद वो चर्चा में बने रहेंगे, कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक चर्चा में, क्योंकि मीडिया को तो मसाला चाहिए, तो मसाला मिलेगा कि हाँ भाई चलो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं कौन? हार्दिक पटेल। टक्कर देंगे नहीं देंगे वो अपने जगह पर है, लेकिन मीडिया को तो क्या चाहिए? उसको चटखारा लेकर के न्यूज बनाना होता है, वो बनाएगी अपना। अब इस चीज को, मुद्दा को ही खत्म करना हो तो भाजपा चाहेगी कि उन्हें पार्टी में शामिल कर लें, उनसे फायदा हो नहीं हो, लेकिन मीडिया में जो ये बहस का जो विषय रहता है उसको खत्म कर दिया जाए। अब ये 3 नाम जो मैंने बताया, इसमें एक नाम और छुटा हुआ है जिग्नेश मेवानी का। ये 3 युवा थे गुजरात के। अब जिग्नेश मेवानी क्यों अभी तक अलग हैं, उसके पीछे भी कारण है। जिग्नेश मेवानी दलित मूवमेंट का लीडर होने का दावा करते हैं, और एक्चुअली रियलिटी क्या है कि उनके पीछे पीएफआई और वैसे ही कुछ और राष्ट्र विरोधी शक्तियां अघोषित रूप से उनका साथ देती हैं। और ये कई बार उन पर आरोप भी लग चुका है कि उनको जो चुनाव में फंडिंग हुआ था
वो कुछ देश विरोधी शक्तियों से हुआ था। अब ये अलग बात है कि कई बार होता है, इसमें हमारी जो सरकारी निकाय हैं उनकी भी कमी है कि आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमजोरी है। जो भी हो, लेकिन वो पीएफआई के सपोर्ट से एक दलित मूवमेंट चला रहे हैं, और एक नारा जो है ना, जय भीम, उसको नारे में कोई दम नहीं है। और उसको जो आदमी दलित आंदोलन का ये पार्ट हो, उसे समझना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में क्या कहा था। फिर भी कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, तो जिग्नेश मेवानी अभी तक इसलिए हैं कि उनका जो फंडिंग होता है वो पीएफआई और पीएफआई के विचारधारा से मिलते जुलते कुछ और संगठन जो है वो उन्हें फंडिंग करते हैं, तो इसलिए वो अभी जाएंगे नहीं, उनका तो मजबूरी है। तो ये तीन जो चेहरे जो कल 2017 के चुनाव में गुजरात में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे थे, वो तीनों के तीनों अभी धरातल पर आ चुके हैं। और मेरा मानना है कि गुजरात का चुनाव 2017 के चुनाव से भी बहुत ही सहज होने वाला है, बहुत ईजी वे में वो भाजपा की झोली में जा रही है। अब रहा पंजाब, तो पंजाब में भाजपा को बने बनाए एक बड़ा कद का नेता मिल गया, और उसी पंजाब से अब देखिए कुछ ही दिन पहले जो अश्विनी कुमार है, बहुत पढ़े लिखे एक वकील है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो निष्कर्ष ये है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से जो नेता हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, और इसके जो मुखिया हैं, अघोषित मुखिया राहुल गांधी, इस समय वो लंदन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब बात यह कि इसमें मेरा भी है कि भाई किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत ये मतलब उसकी इंडिविजुअल प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो क्या करता है, वो अपने लाइफ को कैसे जीना चाहता है। अगर वो उसका इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है, तो ये सारे कांग्रेसी उसको पकड़ करके जबरदस्ती राजनीति में क्यों रख रहे हैं? एक ही कारण है, क्योंकि इन सभी कांग्रेसियों को राहुल गांधी का चेहरा आगे करके लगता है कि कभी पार्टी सत्ता में आई तो फिर भ्रष्टाचार करने का मतलब एक जरिया मिल जाएगा। तो ये कांग्रेसी ये नहीं है कि उनको राहुल गांधी को बहुत प्यार करती है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बहुत प्यार करते हैं इसलिए, या उनको कोई विचारधारा से बहुत ज़्यादा लगाव, कुछ नहीं है। उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए एक जगह चाहिए, और वो जगह क्या है? सभी भ्रष्टाचारियों का एक समूह कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में कभी चिंतन शिविर कराते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि अब कांग्रेस पार्टी का ऊपर उठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां सिर्फ नेतृत्व का प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 1947 से इस पर विचार कीजिए, ये पार्टी कोई लोगों को लगता है कि हाँ ये सोनिया गांधी के बाद या मनमोहन सिंह के बाद ये राहुल गांधी के चलते पार्टी की ऐसी हुई है, ऐसा नहीं है। ये उसके 70 साल के कुकर्मों का फल है। आप अगर 1946 से कहिए, 47 भी नहीं, 46 से, पहली गलती तो वहीं पर थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारे प्रोविंस, सारे प्रांत से उन्हें बहुमत मिलता है और बना दिए जाते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जबकि जो उस समय जो प्रांतीय कमेटियां थी कांग्रेस की, उसमें से 15 में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई को वोट दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि अब आज़ादी, देश को आज़ादी मिल गई तो कांग्रेस को भंग कर दो। जवाहरलाल नेहरू को चस्का लग गया सत्ता का, वो क्यों भंग करेंगे, उन्होंने भंग किया नहीं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी नीतियां ऐसी रही जो वो मतलब राष्ट्र के कीमत पर उन्होंने अपना व्यक्तिगत जो है ना पर्सनल इमेज के लिए उन्होंने राष्ट्र के इमेज को दांव पे लगाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यही कारण था कि और उनका जो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो भी एक पार्ट था। उसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जब पाकिस्तान बन गया था तो मुसलमानों के लिए तो आपने देश बना दिया, फिर उनको रोकने की जरूरत क्यों थी? वो जानते थे कि ये जब तक रहेंगे तो ये हमारे कहे पर हमको वोट देंगे, इसलिए क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे।
और उस समय उनकी संख्या भी कम थी, और दूसरा उन जो रह गए थे उन्हें पता था कि उन्हें जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी इस देश में, क्योंकि लोग उनकी राष्ट्रवादिता पर, उसकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह करेंगे, और जो स्वाभाविक भी है, हो भी रहा है। अब वहाँ से उनकी जितनी भी नीतियाँ रही हैं, उस नीतियों के चलते ही तुरंत आज़ादी का कुछ ये तो हैंगओवर तो रहता है, वो रहा। धीरे धीरे करके आज की स्थिति में कांग्रेस पहुंची है। उसके पास रियलिटी क्या है? ना कोई विचारधारा है जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा कहती है, जो चीज हमारे संविधान में था नहीं। संविधान निर्माताओं ने माना था कि हिंदू समाज अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए तो कहीं धर्मनिरपेक्षता का कहीं जिक्र नहीं किया गया है संविधान में। उस शब्द को लाकर प्रियम्बल में जोड़ दी, किसने? इंदिरा गांधी ने। अब आप बताइए, उस धर्मनिरपेक्षता जोड़ने के पीछे क्या रहा होगा कारण? मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा और कोई कारण कोई बता दे। तो वैसे में इन लोगों का जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है, अब न तो नीति है उसके पास और न ही नेतृत्व है। ऐसे में कांग्रेस का डूबना तय है। ये अलग बात है कि कुछ भ्रष्टाचारी नेता उसे चाहेंगे जिंदा रखना, ताकि वो अपनी भ्रष्टाचार, उसके नाम पर भ्रष्टाचार करते रहे। यही मेरा निष्कर्ष है।